हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हम सेशन स्टार्ट करेंगे अब। ओके, सो आज के सेशन में हम बहुत ही बेसिक सा जानेंगे। इस सेशन का नाम भी मैंने दिया है इट्स इंसेप्शन। तो इसका मतलब है कि हम बस एक शुरुआत कर रहे हैं जिसमें स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक्स को जानेंगे। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट को जानेंगे, उसके बेसिक्स, उसके बारे में, उसके टेक्निकल्स और ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं वो सब हम सब्सिक्वेंट से जो सेशंस होंगे उसमें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को कि हमारे स्टॉक मार्केट में क्या है। एक डिस्क्लेमर है कि इसमें जो भी डेटा होगा, जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं, इट्स ऑल टेकन फ्रॉम इंटरनेट। वो कितना सही कितना गलत है, एमएसएम इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि डेटा वैलिडेशन का कुछ वो नहीं लेता है। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी कैन बाय शेयर्स फॉर द कंपनी, बट एक्चुअली इवेंचुअली स्टॉक मार्केट क्या है ये सबने सब जानते होंगे मिस्टर वॉरेन बफे को। वो सभी स्टॉक मार्केट में जितने हैं सबको पता है वॉरेन बफे को। सो स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी टूल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इम्पेशेंट बंदे से पैसा निकलता जाता है और पेशेंट बंदे के पास पैसा जाता है। एक्चुअली आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, बीट एफडी, बीट योर पीपीएफ, बीट योर इन्वेस्टमेंट ऑन गोल्ड, बैंक में भी पैसा, एक्चुअली वो इनडायरेक्ट वे में तो स्टॉक मार्केट। बिकॉज इफ यू बाय सम इंश्योरेंस, इफ यू इन्वेस्ट, पैसा डालते हो इंश्योरेंस में और एफडी करे, तो बैंक अपनी जेब में नहीं रखता अपने पास, वो जाके मार्केट में ही डाल देता है। सो इनडायरेक्टली तो एवरीबडी इज डूइंग इन्वेस्टमेंट इन, बट व्हेन यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर यू गेटिंग direct way to invest in stock market and getting profit of it out of it directly or not? That is what the idea is all about, right? हम जब कोई एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि वो घर कहाँ पे है, बेस। एग्जैक्टली, बेस। तो जमीन हम लेते हैं जब, तो अनइवन सी होती है, तो हम उसको एक बराबर पे करते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे हम घर बनाएंगे। कुछ छोटे मोटे झाड़ झाड़ फंगस सब होते हैं, हम वो सब हटाते हैं और एक प्लेन बेस तैयार करते हैं और उस पर फिर अपना बिल्ड करते हैं। तो इस सेशन में भी हम सबसे पहले जितने झाड़ फाड़ है ना वो सारे हटेंगे। मीन्स जो हमारे दिमाग में पहले से बहुत सारे मिथ्स चले आ रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, वो सारे मिथ्स को पहले हम समझते हैं और उन्हें देखते हैं क्या है, उन्हें दूर करेंगे। तो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। तो मिथ क्या है? मिथ नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। क्या रिस्क है स्टॉक मार्केट में? सो हियर पॉइंट इज, यहाँ मैंने लिखा है वेरी रिस्की। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज रिस्की, बट व्हाट पीपल थिंक दैट स्टॉक मार्केट इज अ वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट और एसेट टू इन्वेस्ट ऑन, बट ये मिथ है। बिकॉज रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है। रिस्क तो हम तब भी ले रहे होते हैं जब हम बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं। रिस्क तो हम तब भी लेते हैं जब हम प्लेन से जा रहे होते हैं। तो रिस्क तो हम अपनी लाइफ में ले ही रहे होते हैं और हम लाइफ का रिस्क ले रहे होते हैं। तो अभी यहाँ थोड़े इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने में मिथ बना रखा है कि वो सारा पैसा डूब जाता है। एंड व्हेन सारा पैसा डूब जाता है तो जाता कहाँ है सारा पैसा? गंगा जी में तो बह नहीं जाता है, समंदर में जाता नहीं है, तो जाता कहाँ है? मेरा पैसा अगर डूब गया तो मे भी वो विवेक के पास चला गया होगा। अभी विवेक से कोई पूछेगा तो वो कहेगा मैंने तो प्रॉफिट बनाया मार्केट में। अमर से कोई पूछेगा तो अमर कहेगा यार मेरा तो लॉस हो गया, मार्केट बड़ी बड़ी रिस्की है। दैट्स अ मिथ कि वो रिस्क है। और ये हमारे बहुत ही बढ़िया जानने वाले लोग भी ऐसा बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है। हर्षद मेहता नेगेटिव कैरेक्टर रहा है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसने हमें सिखाया है रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में। और रिस्क कहाँ से आता है? मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। So risk is something if you don't know anything and you are doing something. If you don't know how to drive car, और अगर आप कार चलाने निकल गए हाईवे पे तो obviously it is a risk. If you don't know how to swim और वो जंप मार दिया है
समंदर में कूद गए तो इट्स अ रिस्क ऑफ योर लाइफ. सो नॉट नोइंग द थिंग्स हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू इज व्हाट द रिस्क कॉल्ड. ये रिस्क हमें पता कैसे चलता है? ये सेंसेक्स का अब तक का परफॉर्मेंस है. आई बिलीव सबको सेंसेक्स पता होगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में का इंडेक्स सेंसेक्स है. इसके बारे में भी हम आगे वाले सेशन में सब में बहुत बात करने वाले हैं. सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, पीएससी एनएससी क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे आगे और जो सेशन होंगे उनमें करेंगे. तो अब यहाँ पे देखते हैं रिस्क क्या है. सेंसेक्स जो हमारा स्टार्ट हुआ था ये समवेयर अराउंड 1986 में स्टार्ट हुआ था हमारा सेंसेक्स. थोड़ा सा गंदा लिख रहा है बट चलेगा. उस समय सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 560 रुपीज पे. 560 564 समवेयर अराउंड. हम इस चार्ट से एक्चुअली हम समझेंगे रिस्क क्या है. और ये आप देखिए लगभग ईयर 1992 के आसपास जाके ये लगभग 4,000 रुपए 5,000 रुपए का हो गया था. बट इसके बाद ये देखिए यहाँ पे गिर गया. ये पीरियड जो है ना ये रिस्क है. जिसे हमने मिथ बोला, ये मिथ है. क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा ऑब्वियसली यहाँ पे आके उसका पैसा आधा हो गया होगा फॉर एग्जाम्पल. बट अगर उसने होल्ड करा होगा तो यहाँ पे आके उसका पैसा डबल हो गया होगा या 1.5 टाइम्स हो गया होगा. थोड़ा और होल्ड किया होगा तो उसका कितना हो गया होगा. किसी ने 1990 में इन्वेस्ट करके उसको आज तक होल्ड किया होगा तो उसका पैसा कितना हो गया होगा. एनी आइडिया? आज हमारा सेंसेक्स 3 मार्च का है 55,000 पे है. हमने ऑलमोस्ट 560 पे स्टार्ट किया था. सेंसेक्स का टोटल रिटर्न 9,700% 1986 से लेके 2022 मार्च तक का. तो रिस्क कहाँ हुआ? मैंने रिस्क 86 में लिया था 560 रुपए लगा के. और आज मेरे 560 रुपए 97 टाइम्स हो चुके हैं. मुझे तो नहीं दिखा यहाँ पे क्या रिस्क है. हाँ अगर मैंने 560 रुपए नहीं लगाए होते तो वो एक रिस्क होता. वो कभी नहीं डबल होते, कभी ट्रिपल नहीं होते, वो कभी 97 टाइम 100 टाइम्स नहीं हो पाते. आज वो 560 रुपए मेरे 5,600 रुपीज हो चुके हैं. तो लंबे टाइम के लिए जब भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट वो आपको प्रॉफिट ही देगा. बिकॉज डाउनफॉल इन मार्केट इज टेम्परेरी. बट जो अपमूव है इट्स परमानेंट. वो ऊपर जाएगी जाएगी मार्केट. अब ऐसा तो होने वाला नहीं कि इंडिया सूडान बन जाएगा एकदम से. पॉसिबल नहीं है. हम अगले 50 साल 100 साल के लिए देखेंगे तो इंडिया ग्रो करेगा ही करेगा. इंडिया ग्रो करेगा तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगी. सो दिस इज मिथ नंबर 1. मिथ नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए. किसको लगता है कि फाइनेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए? फाइनेंस की नॉलेज अगर है वो हमारे लिए एक बेनिफिट होता है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो हमको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आएगा या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. इंडिया के जो सब सक्सेसफुल बिलियनियर इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है? हम ऑब्वियसली हम सब जानते हैं. राकेश झुनझुनवाला सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं. बिग बुल जिन्हें कहा जाता है. वो एक सीए थे और इनका नेटवर्थ कितना होगा ये आई थिंक 1000 कुछ करोड़ में जाएगा. पता नहीं कितना है. आई होप सब एवरीबडी नोज राकेश झुनझुनवाला राइट. अनदर रामदेव अग्रवाल. रामदेव अग्रवाल आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा. मोतीलाल ओसवाल जो हमारे ट्रेडिंग फर्म है और ब्रोकरेज फर्म है उसके ओनर है रामदेव अग्रवाल. ये भी बिलियनर हैं. ये भी सीए हैं. तो अभी तो ये सारे फाइनेंस के निकल रहे हैं. पराग पारेख ये भी मास्टर्स इन कॉमर्स सारे फाइनेंस के निकले. विजय केडिया ये बिलियनर है. ये भी बीकॉम कर रहे. सारे फाइनेंस के निकल के आ रहे. बट अभी ये देखो 3 इंपॉर्टेंट लोग. पोरिंजू वेलियत ये लॉ ग्रेजुएट. इनफैक्ट इन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी एक फैक्ट्री में एक लेबर की तरह.
वहां से फिर इन्हें लॉ करा एंड देन दे गेट इनटू स्टॉक मार्केट और फिर अपना ब्रोकरेज फॉर्म खोल के स्टार्ट किया और आज ये बिलियनर। रमेश दमानी, राधा किशन दमानी। रमेश दमानी एचआर। अभी कोई सोच सकता है कि एचआर बंदा स्टॉक मार्केट में कैसे आए? राधा किशन दमानी सब आई थिंक सब जानते होंगे राधा किशन दमानी को, डी मार्ट के ओनर। डी मार्ट क्या है बताने की जरूरत नहीं है, वो एक अंडर ग्रेजुएट थे, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं, सिंपल बीए और मे बी कुछ बीएससी करके आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो फाइनेंस की नॉलेज। मैं इंजीनियर हूँ, आई थिंक और भी लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स होंगे, उनको स्टॉक मार्केट में फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी नहीं, स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना जरूरी। तो ये एक मिथ है कि फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। मिथ नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मानते हो आप सब लोग ये कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारे पास जो होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो है टाइम। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी वी इन्वेस्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग वी होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट। अभी हमने सेंसेक्स का चार्ट देखा, मैं अगर 50,000 रुपए 1990 में या 1992 में लगा देता और सिर्फ 2 साल के लिए वेट करता तो मेरा 50,000 कम होकर 25,000 हो जाता। लेकिन अगर मैं 20 साल के लिए वेट करूंगा तो 50,000 रुपए मेरा 10 लाख हो गया होता। तो मनी सेम है, इट इज नॉट अबाउट कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा लगा, पैसा उतना ही है, बट मैंने जो इन्वेस्ट किया वो टाइम किया, एंड दैट इज वेयर यू नो यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। और बहुत सारा पैसा नहीं होने का मतलब है कोई 10 लाख एकदम से हम मार्केट में नहीं डाल सकते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में मार्केट में डालते हैं। 1,000 रुपए डालते हैं, म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि हम 1,000 रुपए का म्यूचुअल फंड करते हैं और स्टॉक मार्केट में डालते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। तो हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट। मिथ नंबर 4, अभी मार्केट गिर गया है, अभी इन्वेस्ट मत करो, मार्केट डाउन है, अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, मार्केट बहुत डाउन है, अभी इन्वेस्ट मत करो। मार्च 2020 में मार्केट बहुत डाउन था, कोरोना आ गया था, सॉरी मार्च 2019 राइट, और 2020 ओनली, 2020 कोरोना आ गया था, मार्केट डाउन था, इन्वेस्ट मत करो। 12,000 से गिर के निफ्टी 6,500 आ गया, 7,500 आ गया, और 7,500 से निफ्टी बढ़ के 18,000 आ गया 1.5 साल में। अभी कोई बता सकता है कि गिरती मार्केट में इन्वेस्ट क्यों ना करें? अगर मेरे को मेरा शेयर एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अंडर वैल्यू पे मिल रहा है, तो मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं करूँ? डिपेंडिंग अपॉन मैंने उस पर रिसर्च करी है या नहीं करी है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, एंड इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग, इट इज ऑल अबाउट द टाइम। किस टाइम पे कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं ये मैटर करेगा। मिस्टर वॉरेन बफे क्या कहते हैं, जब सारे लोग ग्रीडी हो रहे हैं तो रुक जाओ, मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, एंड जब सारे लोग डरे हुए हैं मार्केट तब इन्वेस्ट करो, तब आगे। राइट, अभी अभी वो टाइम है मार्केट में। ये बोलते हैं अगर इफ यू कांट होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 years तो उसको 10 मिनट के लिए भी मत रखो। एंड ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एंड आइडियोलॉजी है वॉरेन बफे की, प्रोबेबली इनको फॉलो करना आई थिंक इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, बट ठीक है। किसी ने पूछा कि भाई आपका लॉन्ग टर्म कितना है, उन्होंने बोला मैं सारे स्टॉक लाइफ टाइम फॉर एवर के लिए रखना चाहता हूँ, एंड ही इज वेरी अपसेट दैट ही सोल्ड एप्पल स्टॉक्स टू अर्ली। बहुत जल्दी इन्होंने एप्पल के स्टॉक्स कुछ एप्पल के स्टॉक्स बहुत जल्दी निकाल दिए थे, और एप्पल उसके बाद क्या बन गई सबको पता है। सो इन्वेस्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग, होल्ड योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर रन। ठीक है, हमने इतना सारा कर लिया, अभी इन्वेस्ट क्यों करूं मार्केट में? मी इफ यू आस्क मी व्हाई आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज टू क्रिएट वेल्थ।
सैलरी आएगी, नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां से आएगा। बट आई थिंक वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। अब इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है ये डिपेंड करता है। एक्चुअली इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसे हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। और इंडिया में, स्पेशली इंडिया में घरों में और स्कूल्स में दो टॉपिक्स जो हमें कभी नहीं पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट इज अबाउट सेक्स एजुकेशन, सेकंड इज द पर्सनल फाइनेंस। इन दो की नॉलेज हमें कभी नहीं दी जाती, और अगर हम दिमाग खोल के सोचे तो पूरी जिंदगी हमें इन दो पे ही चलानी है। पैदा होने से लेके मरने तक आदमी इसी चीज के लिए, मतलब एटलीस्ट फाइनेंस के पीछे तो पड़ा ही रहता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जाने क्या क्या। अब मेरे पास होना चाहिए, फिर मेरे बच्चों के पास होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे होना चाहिए, कैसे हम उसे ग्रो कर सकते हैं। 100 रुपए इन्वेस्ट करके 110 मिल सकते हैं, या 100 रुपए इन्वेस्ट करके 150 मिल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसको इन्वेस्ट करके 150 बन ही जाएंगे, बट एटलीस्ट पता होना बहुत जरूरी है। हमें ये नॉलेज नहीं होती, विच इज वेयर वी लैक एज इंडियन पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम में। हम पर्सनल फाइनेंस पढ़ाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। तो इस पे भी एक पूरा सेशन है मेरे पास, हम आगे देखेंगे सेशन में पर्सनल फाइनेंस क्या है, कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें। बट टॉपिक पे आते हैं कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। आई वॉन्ट टू टेक एन अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम माई जॉब। मैं 60 साल में तो वैसे ही रिटायर हो जाऊँ, बट मुझे चाहिए मैं 45 साल में रिटायरमेंट ले लूँ, ताकि मैं बचे हुए अपने जो भी 30-40 साल है वो काम नहीं करूँ। मैं करूँ बट वो काम मैं किसी के अंडर नहीं करूँ, मैं अपना काम करूँ। और वो कैसे करूंगा, उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। सैलरी से तो मैं शायद इतना नहीं बना। तो दैट इज वेयर आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। इसके भी कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता होगी तो हम डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग आई होप सबको पता है कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने आई थिंक 5th या 6th में पढ़ लिया होगा मैथ्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। हम जो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल उस पे कंपाउंडेड कंपाउंडेड होता जाएगा थ्रू दिस कंपाउंडिंग। पता नहीं ये सच है कि गलत है। लोग आइंस्टाइन को टैग करके बोलते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट श्योर, बट एक्चुअली इट इज अ वंडर। इसमें एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, कभी आराम से सुनाएंगे। बट वो स्टोरी ये है, छोटी सी स्टोरी है एक्चुअली, अभी कवर कर सकते हैं कि एक गांव में ना एक राज्य में एक राजा था। उसने कहा कि उसके पास एक ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने। तो उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा। तो उसने कहा मुझे चेस बोर्ड जो है, चेस बोर्ड के हर उसमें ब्लॉक में, जब आप पहले ब्लॉक में जितना चावल रखोगे राइस, नेक्स्ट वाले में उसका डबल रखना है। राजा ने कहा क्या बच्चों वाली चीज मांग रहा है, क्या है, आधा किलो चावल 2 किलो चावल की बात है। उसने वो रखना शुरू करा, और जब तक उसने चेस बोर्ड के सारे ब्लॉक कवर किए, उसके राज्य का सारा चावल खत्म हो गया। आप गूगल कर सकते हो, ये मैं अपनी कहानी नहीं बता, ये एक फैक्ट है। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली कंपाउंडिंग का इतना पावरफुल टूल है कंपाउंडिंग। अब हम वापस आते हैं स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कितना पावरफुल टूल है। एक 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 एग्जांपल लेते हैं। एक स्टॉक है 1980 में, इस पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए गए, 100 शेयर खरीदे गए स्टॉक पे। एक्चुअल है ये कोई कहानी नहीं, ये एक्चुअल में हुआ। 1980 में 100 शेयर खरीदे गए। उस समय शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, यानी कि 10,000 रुपीज लग रहे थे। और डेटा टिल 2017 तक है मेरे पास, बट इसके बाद एक्चुअली स्टॉक में और बोनस या स्प्लिट नहीं आया। स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, ये भी हम आगे समझ लेंगे। तो जो 100 शेयर खरीदे थे, आज वो शेयर टोटल 2017 तक कुछ कितना हो गया नंबर, मे बी 1 करोड़ 92 लाख हो गए। इतने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब जानते कंपाउंडिंग का क्या हुआ होगा इस शेयर के साथ।
100 रुपए के प्राइस पे 100 शेयर खरीदे गए तो टोटल 10,000 रुपए लगे। आज की डेट में अगर मैं 2017 के नंबर्स को उठाऊं और आज के करंट प्राइस से इसको कंपेयर करूं या मल्टीप्लाई करूं, आज इसका प्राइस है 570 रुपीज, एक शेयर का प्राइस। आप सोच सकते हो 10,000 रुपए कितने हो गए होंगे। कोई बता पाएगा कितने पैसे होते हैं ये? पता नहीं। 109 करोड़। क्या लगता है सही है कि गलत है? सो आप देखिए, व्हेन इट ओके बिफोर दैट एक एक और है, जस्ट रिवील विच कंपनी इट इज। विप्रो, विप्रो लिमिटेड। 100 शेयर्स किसी ने खरीदे, फिर उसको 81 में बोनस मिले। बोनस क्या होता है ना, कोई कंपनी है, हर कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस होती है, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट आते हैं, उनका रेवेन्यू होता है, लॉस प्रॉफिट कुछ भी कर रहा हो। यूजली कंपनीज लाइक विप्रो अच्छा प्रॉफिट लेती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। वो दो तीन तरह से होता है। वो एक होता है डिविडेंड, आपने सुना होगा डिविडेंड। डिविडेंड होता है कि हम इतने परसेंट ऑफ योर शेयर वैल्यू का डिविडेंड देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल 5% डिविडेंड है, आपने किसी कंपनी ने 5% डिविडेंड दिया, तो इट इज नॉट अबाउट कि कंपनी की जो नेटवर्थ है उसके 5% देंगे। इट इज ऑल अबाउट कि आपके पास जितना शेयर है उसके 5% टोटल अमाउंट का आपको डिविडेंड मिलता है। वो क्वार्टरली भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कुछ कंपनी साल में 3 बार करती हैं, 4 बार भी करती हैं कुछ कंपनी। तो डिविडेंड इज वन ऑफ द वेज वेयर कंपनी शेयर देयर प्रॉफिट विद देयर शेयर होल्डर्स। सेकेंड है कि वो बोनस देते हैं। बोनस में क्या होता है, व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स बोनस, तो वो कहते हैं कि अभी मेरा जो शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, अभी वो 100 रुपए नहीं होके वो 50 रुपए हो जाएगी या वो 30 रुपए हो जाएगी। एंड उसी के साथ जो मेरे शेयर, आपके शेयर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे आपने एक शेयर खरीदा था, तो 50 रुपए पे आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो इवेंचुअली आपका कैपिटल सेम रहने वाला है, 100 रुपीज। हम इस पे डिटेल बात करेंगे तो वो आपको शेयर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अभी आप यहाँ पे देखो 100 शेयर अब 200 हो गए। अगेन वहां पे बोनस दिया, वो 200 शेयर 400 हो गए। 1:1 में फॉर एवरी 1 शेयर यू विल गेट 1 बोनस शेयर। देन उसके बाद ये स्टॉक स्प्लिट हुआ। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि इन्होंने करा फेस वैल्यू 10। अभी फेस वैल्यू एक नया टर्म आया है यहाँ पे। फेस वैल्यू क्या होती है? जब भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है कोई कंपनी, हर कंपनी सबसे पहले एक स्टार्टअप होती है। 4 लोग मिलके, आप और मैं मिलके हम एक कंपनी बनाते हैं, एबीसी लिमिटेड करके कोई कंपनी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें पैसा डालेंगे। लेट्स से हमने 1-1 लाख रुपए डाल दिए सबने, हम 5 लोग हैं, हमने 1-1 लाख रुपए डाल दिए, 5 लाख रुपए उस कंपनी में डाल दिए। आप सब पूछोगे कि तो हमें क्या मिलेगा कंपनी में पैसा डालने पे? हम ऑब्वियसली कहीं पैसा लगा रहे हो तो रिटर्न चाहिए। तो हम लोग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम शेयर्स देते हैं एक दूसरे को इस कंपनी के। तो हमने शेयर्स बांट लिया आपस में, 20-20% ईच हमने शेयर्स ले लिए इस कंपनी के, जैसे इक्विटी कहते हैं। सो अभी इस कंपनी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हमने डिसाइड करा, हम सबने 5 लोगों ने बैठे और डिसाइड किया कि इस कंपनी की फेस वैल्यू हम बोलते हैं 10 रुपए रहेगी। यानी मेरा एक्चुअल शेयर प्राइस तो 100 रुपए है, बट फेस वैल्यू 10 रुपए। फेस वैल्यू एक्चुअली कंपनी की स्टॉक मार्केट के कैलकुलेशंस के लिए फेस वैल्यू यूज होती है, ना कि उसका मार्केट प्राइस। सो इट्स अ डिफरेंस, फेस वैल्यू अलग होगा और मार्केट प्राइस दूसरा होगा। तो फेस वैल्यू 10 से इन्होंने क्या करी इस टाइम पे, अब फेस वैल्यू 10 से कम करके इन्होंने 1 कर दी। तो आप देखो, जब फेस वैल्यू यहाँ पे रही होगी 10, तो 400 शेयर थे, अभी 1/10 हो गई, तो एक्चुअली शेयर क्वांटिटी 10 टाइम्स हो जाएगी, तो 4000 शेयर्स हो गए। अभी 1980 में मेरे पास 100 शेयर्स थे, अभी 86 में आके 4000 शेयर हो गए। सिमिलरली बोनस स्प्लिट होते 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 2017 में मेरे पास आके कुछ 1 करोड़ या 19 करोड़ जितनी भी वैल्यू है, इतने शेयर्स हो गए, टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। अब अगर मेरा प्राइस 1 रुपए था यहाँ पे,
यहाँ से कम हुआ और कम हुआ, जो भी हुआ, बट मार्केट के टाइम के साथ एक्चुअली शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। जब ये एक फॉर एग्जांपल 100 रुपए से कम होके यहाँ पे 50 रुपए पे बोनस दिया था, तो उस टाइम पे अगले 5-6 महीने में ये 50 से बढ़ के 55 हो गया होगा। तो अभी जब 55 हुआ होगा प्राइस, तो मल्टीप्लाइड बाय 200 हुआ होगा, नहीं ना कि मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे पास एक्चुअली मेरा कैपिटल बढ़ गया, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ऐसे करते करते आपके पास शेयर्स इतने आ गए, और आज की डेट में प्राइस 570 है। तो आप देखोगे विप्रो इतनी बड़ी कंपनी है, आप कहोगे यार ये आज की आई कंपनी पेटीएम का शेयर प्राइस तो इतना ज्यादा है, विप्रो का इतना कम है, बेकार है कंपनी। ऐसा नहीं है, अगर एक्चुअल प्राइस आप देखोगे, पूरी मैथ्स इसके पीछे लगाओगे, तो मे बी इसका प्राइस 2 लाख रुपीज पर शेयर होगा, और मे बी उससे ज्यादा हो सकता है, 2 लाख से भी ज्यादा होगा एक्चुअली। बट बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट, बोनस, फेस वैल्यू चेंज, ये प्राइस दिख रहा है। तो अब किसी ने अगर 100 रुपए पे शेयर खरीदा होगा, आज उसको 570 दिखेगा, बट उसके शेयर्स की क्वांटिटी आप देखो कितनी हो गई होगी, और वो कितना वैल्यू हो गया होगा। आई थिंक मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, इतना ज्यादा है ये, मुझे नहीं पता कितना है ये। बट ऐसा बोलते हैं, मोटा मोटा रफली बोला जाता है कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा विप्रो में और 20 साल तक रखा होगा पैसा, तो वो 770 करोड़ हो गया होगा उसका पैसा। यानी 10,000 रुपए लगा के 770 करोड़ रुपए बनाए होंगे। एंड सरप्राइजिंगली उसको टोटल इतने 20 साल में जो डिविडेंड मिला होगा, नॉट 20 साल, इस टोटल स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो 2.5 करोड़ होगा सिर्फ डिविडेंड वैल्यू। एंड डिविडेंड इज अदर देन योर शेयर वैल्यू, उसमें कोई शेयर कम नहीं होता, कोई बोनस नहीं, प्राइस कम नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग है कम। सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। भी ये कोई हवा की बात नहीं है, एक्चुअल है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी ने 1980 से रखा हो इस शेयर को अपने पास। तो आप जितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे, आपको कंपाउंडिंग का उतना फायदा मिला है। इनिशियल के 4-5 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम चलता है, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर होगा। आपको हो सकता है आपके शेयर में 10 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, एग्जाम्पल बता, बट वो एक लीप फ्रॉग जंप मिलता है 5 साल के बाद कंपाउंडिंग से। फाइनेंस वाले ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, बट ये सिंपल मैथ्स है, हमने सबने करी है अपने स्कूल्स में। तो ये सिंपल मैथ्स है, और ये मैथ्स का आउटपुट हमें दिख रहा है यहाँ। और ये आप जाके देख सकते हो, गूगल करोगे बहुत सारी केस स्टडी मिलेंगे विप्रो की। ऐसे ही कंपनी है हमारी सिम्फनी। सिम्फनी ने पिछले 20-25 साल में लगभग 2-2.5 लाख% रिटर्न दिया है। मदरसन सुमी जो ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, लगभग 1.7 लाख% उसने रिटर्न दिया है 20 साल में। तो ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है, और लंबे टाइम रखने की वजह से। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट रीजन क्या है? रीजन नंबर 2 कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबको पता है, इन्फ्लेशन सबकी टेंशन है। इन्फ्लेशन इज नथिंग, हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर इसे बोले या समझे तो महंगाई, या महंगाई का रेट, महंगाई की दर जिसे बोलते हैं, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। अभी पिछले 2 महीने पहले मार्केट एकदम से गिर गया था 4-5 दिन लगातार, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया था, उसकी वजह से हमारे मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ा था। इंडिया में इन्फ्लेशन रफली अराउंड 5.6, 5.8, 5.6 to 6 मान के चले अभी चल, जो कि ऑब्वियसली बढ़ेगा। इन्फ्लेशन होता क्या है सब जानते हैं, जस्ट रिकैप, इन्फ्लेशन क्या है। आज जो 100 रुपए की चीज हम खरीदते हैं, वो ही चीज अगले अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी। दिस इज इन अ वेरी सिंपल टर्म इन्फ्लेशन। तो मेरे पास जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन को बीट कैसे करेंगे? मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। एफडी है जो मुझे देती है 4 से 6% रिटर्न। आई थिंक 6% शायद ही मिलता होगा किसी भी बैंक में एफडी पे रिटर्न। मेरी इंश्योरेंस है, वो 4 से 6 से 7% रिटर्न मुझे देते हैं। पीपीएफ ऑब्वियसली 8% रिटर्न है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मुझे ऑलमोस्ट 10% रिटर्न देता है। रियल एस्टेट
में इन्वेस्टमेंट 8 से 10% मिलता है। अगर आप रिटर्न उठा के देखोगे तो एक्चुअली ये आता है। स्टॉक मार्केट में मुझे 15% प्लस मिलता है, हमने देखा पीछे सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देखा, इंडेक्स का। एंड देन अभी बहुत नया नया क्रिप्टो का चल रहा है, बट उसका अभी मैंने डाला नहीं बिकॉज वो ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। क्रिप्टो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं anyways। सो अभी डिफरेंस क्या है, मेरे इन्फ्लेशन को बीट कैसे करूं? एफडी तो मेरा बेकार हो गया, मेरा एफडी मुझे मेरे इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। सो देयर इज अ टर्म, टू टर्म्स कॉल्ड growing your money and protecting your money. So whenever you want to protect your money, you go for FD because बैंक ने बोला 5%, तो अभी तूफान आए, आंधी आए, सुनामी आए, रशिया के यूक्रेन कुछ भी वर्ल्ड वॉर हो, वो 5% पे तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। एफडी से मिलेगा ही मिलेगा। वो कम ज्यादा हो सकता है 5 से कम करके 4.5 कर दे, बट वो मेरे लिए नहीं होगा। जो नए आएंगे एफडी करने वाले उनके लिए हो सकता है, बट मुझे वो 5% ही मिलेगा। तो मुझे प्रोटेक्ट करनी है मनी। लेट्स से मेरे को अगले साल कुछ जमीन खरीदना है और मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है, 2-4-5% रिटर्न मिलेगा, मैं प्रोटेक्ट रखना चाहता हूँ, मैं एफडी कर दूंगा 1 साल की, देन इट्स फाइन, एफडी इज फाइन। बट मुझे ग्रो करनी है मनी, मेरा ग्रो तो हो ही नहीं रहा, इनफैक्ट मेरा तो 1% से कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन ही मेरा खा जाएगा उतना पैसा। LIC इज गुड, लगभग 70% जनता हिंदुस्तान में LIC करती है, बट LIC इज नॉट टू ग्रो योर मनी, अगेन इट इज टू प्रोटेक्ट योर लाइफ। लाइफ प्रोटेक्शन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस है। सो LIC में भी 1 से 2% का इन्फ्लेशन को ही बीट करता है। 2% के लिए मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने कैसे ग्रो करा अपने पैसे को। PPF इज ओके, EPF हम सबके पास होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, वो सबको ऑफिस से नौकरी में मिलता है। अलग से हम PPF में कर सकते हैं, बट इसका लिमिट है, हम 1.5 लाख रुपए साल का ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। और 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, उससे पहले निकाल नहीं सकते। तो मैं अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं वो भी मेंटेन रखनी है अपने पैसे। गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% का मिलता है गोल्ड में रेट, लगभग 3 से 4% मुझे इवेंचुअली मिल जाएगा, वो ठीक है। बट स्टिल मैंने वही बोला, 100 रुपए है तो 100 को 110 करना है, 100 को 150 करना है, ये हमें पता होना चाहिए। रियल एस्टेट इज अ गुड थिंग, बट रियल एस्टेट में सब कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी कैपिटल एक्सटेंसिव, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए ज्यादा। ऑब्वियसली इसके लिए वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। वो 2-4-5 लाख से रियल एस्टेट में कुछ नहीं होता, 10 लाख से भी नहीं होता। तो है, इसमें अच्छा ग्रोथ है, बट हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं होता है। देन बचता क्या है अपने पास? स्टॉक मार्केट। हमने देखा है, नंबर्स है हमारे पास, इट इज नॉट कि हम हवा में बात करें, वी हैव नंबर्स, वी हैव सीन सेंसेक्स परफॉर्मेंस 15% इज समथिंग। इवन द म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी देखेंगे 5 साल में तो हमें मिलता है, तो 9 to 14% और 14% अबव अपने को रिटर्न मिलेगा, डिफरेंस बाय आफ्टर बीटिंग इन्फ्लेशन, विच इज वेरी गुड। 10% अगर मेरे को साल का मिलता है, विच इज वेरी गुड, एंड इट्स कंपाउंडेड, प्लस मेरे को इसमें डिविडेंड, बोनसेस, ये सारी चीजें तो अलग से आएंगी स्टॉक से। तो इसलिए दिस इज माई रीजन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट टू बीट इन्फ्लेशन। तो मेरे पास ये रीजन है, मैं इंडिया में पैसा लगा रहा हूँ, यानी मैं स्टॉक्स में पैसा लगा रहा हूँ इंडिया की। ये हमारा जीडीपी है, जीडीपी देख सकते हैं, हमारा जीडीपी एक्चुअली बढ़ा है, कुछ टाइम गिरता है, बढ़ता है, घटता है, बट जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ती है। एंड नाउ RBI सेइंग, फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग, मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई जीडीपी हमारा 8 से 9% होगा नेक्स्ट ईयर, जो कि ग्रो करेगा। तो ऑब्वियसली जब सब बोलते हैं, हमें दिखता है, नंबर्स होते हैं, तो हम बिलीव करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं। हम किसी चीज पे करें नहीं करें, किसी पार्टी पे करेंगे भरोसा, नहीं करेंगे पता नहीं, बट हम इंडिया पे जरूर भरोसा करेंगे। एंड वन ऑफ द रीजंस इंडिया ग्रो करेगा, ये पिछले आप देख सकते हैं 5-6 सालों में इंडिया कुछ ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। इट इज नॉट कि कोई बीजेपी सपोर्टर है या कोई कांग्रेस सपोर्टर है, इट इज नॉट पॉलिटिकल डिबेट, बट आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कोई आपको अपना कोई पैसा लगाना है, तो आप उस
इंसान पे लगाओगे जिसमें एक स्टेबिलिटी दिखेगी। हमें पिछले 2 बार से जो एनडीए गवर्नमेंट है वो स्टेबल है बिकॉज इट्स इन फुल इन पावर। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी पॉलिसी वो लाएंगे तो उसको तोड़ने वाला कोई होगा। उससे पहले की गवर्नमेंट में क्या था कि अलायंसेस की गवर्नमेंट थी। हमने कुछ करा, अगर अलायंस को नहीं पसंद आया तो अलायंस चला जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कि किसी के फेवर में किसी के अगेंस्ट में, आई एम जस्ट सेइंग कि स्टॉक मार्केट इससे कैसे इफेक्ट होती है। 2014 से आप कई सारे स्टॉक्स उठाओगे जो 2014 के बाद इतना तेज ग्रो करे हैं, इतना फास्ट ग्रो हुआ है कि वो शायद उन्होंने 3 गुना 4 गुना पैसा कर दिया पिछले 7 साल में सिर्फ। वो क्यों हुआ? क्योंकि जिसे हम FIIs कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर HNIs हैं जितने भी, उन सब ने पैसा इसलिए डाला बिकॉज एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल रही है। और यही होता है, वो कांग्रेस भी नेक्स्ट टाइम स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो किसी की भी आएगी, इंडिया पे सब पैसा लगाएंगे। और इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं, हर कोई कह रहा है इंडिया इज द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। तो फॉर इंडिया, इफ एवरीबडी इज सेइंग इंडिया इज द फ्यूचर, व्हाई कांट वी सी इंडिया इज द फ्यूचर? अनदर फैक्टर, आज के टाइम में इंडिया में 3 से 4% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थ्रू म्यूचुअल फंड, NPS और वट एवर। यूएस में 55% है, मे भी ज्यादा होंगे, बट ये 2020 का डेटा है। हम क्या करते हैं? हमको अगला यूएस बनना है, हम सारा काम वही कर रहे हैं, डिफेंस में वो कर रहे हैं, IT में वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो कर रहे हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो कर रहे हैं कि हमें यूएस की तरह आगे बढ़ना है। It is not good to say that we are following US, but eventually we are doing it because we at any point in time कोई ना कोई किसी ना किसी को फॉलो कर रहा होता है कि मुझे ऐसा बनना है। जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था तो मुझे सचिन तेंदुलकर बनना था, मैं नहीं बन पाया, वो एक अलग बात है, बट हम फॉलो करते ही हैं किसी ना किसी को। तो अगर हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं हर चीज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेंगे। अब अगर मेरे इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो मेरी स्टॉक मार्केट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोरोना के बाद से, 2020 के बाद से, स्टॉक मार्केट में एक साल में लगभग 1.75 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले। ये डेटा है, गूगल कर सकते हैं, एक नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये फैक्ट है। डीमैट अकाउंट खोले मतलब नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। अब ये परसेंटेज 3 से 5 हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अगले 10 साल में कम से कम 15 से 20% लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। जब वो नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बढ़ेगी आगे, और वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। So that is why I could see that India is growing and growth is there, and eventually it will replicate to each and every sector, especially on the stock market front. It will be there in stock market. Reason number 4, बहुत इमोशनल रीजन है, बट स्टिल इट इज अ रीजन। हमें अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करना है। यहाँ पे एक और चीज आती है, फ्यूचर के लिए पैसा तो हम जोड़ सकते हैं कैसे भी, हमें कहीं भी विरासत में भी मिल जाता है, हमें मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं पैसा, बच्चों के लिए करते हैं। बट एक्चुअली इट इज अ सेइंग, if you feed a fish to a hungry person, you feed him for a day, but if you teach him how to fish, he can feed for lifetime. अब अगर मुझे ही नहीं इंटरेस्ट होगा या मुझे ही नहीं पता होगा कि मैं पैसे का ग्रो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बता पाऊंगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी वुड बिलीव कि हमारे घर में कभी स्टॉक मार्केट नहीं बताएगी। बहुत ही रेयर होगा कि हमारे घर में स्टॉक मार्केट के बारे में बात करी गई। क्या बोला जाता था? ये सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग है। एंड देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड स्टॉक मार्केट। गैम्बलिंग में सिर्फ एक साइड खेलती है, दूसरी साइड खिलाती है। आप
कसिनो जाइए, दैट इज गैम्बलिंग। वहां पे प्री डिफाइंड रूल है, 6 आया तो जीते, नहीं आया तो नहीं जीते। वो गोल गोल रोले जो चलता है गेम। ब्लैक जैक में जैक आया तो जीते, नहीं आया तो नहीं जीते। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है ना, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। आपको नॉलेज है, आप जीतोगे। आप अपने नॉलेज पे रहिए, अपने डिसिप्लिन पे रहिए, आप जीतेंगे। तो अगर मुझे खुद नहीं पता होगा तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं? मुझे खुद ही नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिलता है, तो मैं अपने बच्चों को कैसे बता पाऊंगा? अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैसे बताऊंगा कि यार एफडी नहीं करनी है, स्टॉक मार्केट करनी है? मुझे कैसे पता होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, मैंने तो इन्वेस्टमेंट अपनी थर्टीज में आके स्टार्ट किया। मुझे आज मुझे लगता है कि मैं शायद 12-13 साल पहले से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी ने आपको पता होगा या आप पढ़ सकते हो कि वॉरेन बफे ने 12 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा था स्टॉक मार्केट में। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने छोटे से क्यों स्टार्ट किया, इतनी छोटी सी एज से? तो उन्होंने कहा जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, नाउ आई रियलाइज आई वाज टू लेट। 11 साल की उम्र। हम यहाँ 35 साल के हैं, तो मुझे लगता है कि पता नहीं हम कितना लेट होगा। और अगर हमें नहीं पता होगा तो अपनी फ्यूचर को नहीं बता पाएंगे कि ये चीज सही है या गलत है। एटलीस्ट if there is something, it is our responsibility or duty to tell our kids if it is good or bad. Otherwise they won't know at all. या तो वो कर देंगे, उनको पता नहीं होगा कैसे करना है, या वो नहीं करेंगे, हमें कुछ फायदा मिल सकता था, नहीं मिलेगा। दैट इज वेयर मेरा रीजन है कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्टॉक मार्केट समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। और जानोगे कैसे? पूल में उतरे बिना स्विमिंग नहीं आएगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए बिना आप सीख नहीं पाओगे। सिंपल है। सो दिस इज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये सेशन यहाँ तक है। कुछ अब Q&A करेंगे, कुछ क्वेरीज है, कुछ है, बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग। उससे पहले जस्ट टू ऑल ऑफ यू लेट टू नो कि जो नेक्स्ट सेशन हमारा होंगे उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सारा कुछ स्टॉक मार्केट का कवर होगा। विल टॉक अबाउट निफ्टी, सेंसेक्स, मार्केट कैप, अपने बहुत सारे टर्म्स यूज करेंगे, आईपीओ, फेस वैल्यू, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डीमैट अकाउंट, टैक्सेशन, टैक्स कैसे, शेयर्स पे टैक्स कैसे बनता है। Then very interesting thing, fundamental technical analysis of stock market, stock selection strategies, mutual fund, and then personal finance also. सीक्वेंस अलग हो सकता है टॉपिक्स का, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। एंड पर्सनल फाइनेंस एक्चुअली मेरा पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज मैंने अपने बचपन से लेके आई थिंक आज पिछले 2 साल से पहले तक मैंने कभी पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया कि क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम। बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, देन आई गॉट टू नो यार मैंने ये सब पहले ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो आज के टाइम में मुझे पता है कि हाँ, मुझे 20 साल की एज में क्या करना चाहिए था, मुझे जब मैं 25 साल का था तो मुझे किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए था, मुझे इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए थी। तो पर्सनल फाइनेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड जस्ट टू गिव यू मोर इनसाइट ऑफ इट कि पर्सनल फाइनेंस में मैंने इसे तो यहाँ पे ये कंपैरिजन भी करते हैं कि हमें घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कार खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज बनानी कैसे हैं। ये बहुत सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस में आती हैं। करना ही क्यों है इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो ये करना है। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारे सेशंस होते रहेंगे। तो ये है। अब कोई आपका क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो बताइए मुझे। आई गेस वरुण का कुछ क्वेरीज होगा, वरुण ने कुछ क्वेश्चंस डाले थे। हाँ, see, अभी आज वरुण, why I did not consider this chart analysis because I wanted to make this session kind of a classroom session कि अब चैप्टर 1 पहले पढ़ेंगे कि क्या है, देन हम मूव करेंगे। बिकॉज सी इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, और लर्निंग वही मैंने कहा ना, बेस रेडी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इट इज नॉट आई एम अ टीचर, आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम टीचिंग समथिंग, नो, इट्स ऑल कोलैबोरेशन कि हम सबसे सीखेंगे। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। तो ठीक है, करेंगे।
तो और किसी के कुछ क्वेरी थी? अब बाकी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आएंगे, मैंने स्टार्ट करा है यूट्यूब चैनल, आई होप एवरीबॉडी नो अबाउट यूट्यूब चैनल। आप वहाँ पे मेरे सेशन देखते रहेंगे। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के भी उसमें डालेंगे। On top of that, this session will keep on going. I hope we would have more, participants going forward. आप ये सारी डिटेल्स अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने लोगों में शेयर करिए, और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़िया है। हमारी इंटरेस्टिंग चीज है, उसके लिए पहले मैं बता सकता हूँ, मेरे यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है LIC IPO को लेके, तो आप वो देख सकते हैं। बट टू डिस्कस इट हियर, सी LIC इंडिया का नंबर 1 इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया में और कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं? HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI। मेजरली ये 3 है। LIC इकलौता जो गवर्नमेंट है, और LIC सबसे पुराना है। अब बात आती है LIC IPO की। तो आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने उसमें लिखा है कि क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या नुकसान हो सकते हैं। बट यूजली LIC IPO एक्चुअली आने वाला था अभी मार्च फर्स्ट वीक में या मे बी सेकेंड वीक में, बट अभी वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। क्योंकि ऐसे टाइम में मार्केट में कोई पैसा लाएगा ही नहीं, इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे नहीं मार्केट में, तो वो फेल हो जाएगा। तो एंड ऑब्वियसली LIC की जो प्राइसिंग है अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि LIC किस प्राइस पे लिस्ट होगा। अब उसका किस प्राइस पे इशू रिलीज होगा, लिस्टिंग तो बात की बात है। बट GMP जो है ना, बिकॉज वो नेगेटिव इसीलिए गया है, ऑल दीज इंटरनेशनल टेंशंस। क्रूड ऑयल प्राइस हमारा बढ़ रहा है, हमारा ब्रेंट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, 112 113 डॉलर पे पहुंच गया है। कमोडिटी प्राइस आर ऑल टाइम हाई, कमोडिटी प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई। हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो गया है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन्वेस्टर्स का जो मूड है वो इतना अच्छा नहीं है अभी भी, सब उसमें है बिकॉज मार्केट 18,600 से गिरती हुई निफ्टी अभी हमारा 16,200 आ गया है, 2,000 से भी ज्यादा पॉइंट गिर गया है पिछले 6 महीने में। तो कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल चलते रहेंगे इश्यूज, और ये होता है, हमेशा होता है। कोरोना आया, कोरोना ने सारे पैसे बर्बाद कर दिए लोगों के, लेकिन बाद में वो बहुत लोगों के पैसे बना दिए उसने। ऐसा होता रहेगा। इसकी वजह से मार्केट से लिक्विडिटी कम हुई। लिक्विडिटी मतलब लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया। मैं जब बोलता हूँ लोगों ने, तो आपके और मेरे पैसा निकालने से इतना फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को चलाते हैं बड़े लोग, FIIs जो इंस्टीट्यूशंस, and LIC is the biggest domestic institution for stock market. There are 2 types of institution, foreign investor, foreign companies या जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो सारे इन्वेस्ट करते हैं, या इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए। PPF is one of the institution, LIC is one of the institution। LIC हमसे पैसा लेके एक्चुअली मार्केट में लगाता है। तो आप देखोगे LIC, आप किसी भी शेयर के पास उसमें जाओगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप जाके चेक करोगे तो उसमें आप देख सकते हो कि उसके शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें हम सेशंस में कवर करेंगे आगे कि कैसे ये सारी चीजें देखनी, कहाँ देखनी, उससे समझना क्या है, ये सारी चीजें होंगी। तो हमारे पास LIC को लेके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो ये है कि LIC सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, उसके पास जितना पैसा है वो 5% ऑफ ओवरऑल NAC जो मार्केट कैप है उसका 5% LIC के पास है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऑब्वियसली वो पैसा शेयर होल्डर्स के पास जाएगा ही जाएगा जब वो शेयर सबने रिलीज कर रहा है IPO के। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंडिया में जब भी कोई क्राइसिस आती है, जब भी कोई डिफॉल्ट होता है, तो गवर्नमेंट ऑलवेज लुक अप टू LIC एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस टू सपोर्ट। फॉर एग्जांपल IDBI बैंक के NPAs जब बढ़ गए थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC को बोला था 50,000 करोड़ रुपए IDBI को देने के। तो ऑब्वियसली वो किसी कंपनी से 50,000 करोड़ रुपए निकल गए तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस गिर सकता है, गिरेगा ये जरूरी नहीं है बट गिर सकता है। इन्वेस्टर सोचेंगे कि भाई 50,000 करोड़ निकल गया तो अब इसकी वैल्यू कम हो गई, लेट्स सेल, वो पैनिक सेलिंग आएगी और वो बेच के निकल जाएंगे तो उसका शेयर प्राइस गिर सकता है।
एंड नोइंग द फैक्ट कि गवर्नमेंट बैक्ड है, तो ये गवर्नमेंट के जितने भी डिफॉल्ट, गवर्नमेंट डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी डिफॉल्ट है, सब में LIC की तरफ देखा जाता है कि भाई तुम पैसा दो थोड़ा सा, तो वो शायद उसके एक नेगेटिव बनता है। प्लस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक जब बिजनेस बनती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। वन इज जो बिजनेस बनता है प्रॉफिट लेने के लिए, और एक बिजनेस होता है सर्विस देने के लिए। गवर्नमेंट का कोई भी बिजनेस, इट इज ऑलवेज मेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज, हमारे लिए सर्विस होती है, वो हमसे प्रॉफिट लेने के लिए नहीं करता। अभी रिलायंस है या और भी कंपनीज हैं, वो अपना बिजनेस बनाते हैं प्रॉफिट लेने के लिए। ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इवेंचुअली शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो गए। बट LIC के लिए आपको एक पूरा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हो जाके यूट्यूब पे, तो इसमें बताएंगे स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं। एंड जब तक हमें पता नहीं होंगी ना, तो हम लोगों से पूछते रहेंगे यार कोई स्टॉक बता। वो जो टिप्स वाला फंडा होता है ना, कि टिप दे दो, वो टिप एक्चुअली फिर वही हो जाएगी कि आपको टिप तो दे दी उसने खरीदने को, अभी वो चला नहीं चला, उसने ये टिप नहीं दी कि कब बेचना है, आपको पता ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो नीचे गिर जाता है, हमें लगता है कि हमारे खरीदने से ही नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं होता, हमने कब खरीदा उसको उस पर डिपेंड करेगा कि जब वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था या लो पे चल रहा था, वो क्या मूवमेंट थी, उसका ट्रेंड क्या था, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या थे, उसके मूविंग एवरेजेस क्या थे। ये सारी एनालिसिस अगर हमने नहीं करी तो हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। और मेरा ये मानना है, मेरा पैसा मेरे हाथ में, मैं किसी और के भरोसे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एक केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी का एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछ के, क्योंकि बहुत अच्छा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछ के स्टॉक्स खरीदे। उसने आई थिंक 3 महीने पहले ही अपना डीमैट खोला था। मैंने उसको बोला अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, बट ही सेड नहीं 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 मुझे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, उसने करा। उसका पोर्टफोलियो बिल्कुल डाउन चल रहा है बिकॉज इतना टेंशन आ गया। आई थिंक उसने 17,200 पे निफ्टी जब था तब इन्वेस्ट किया। अभी 26% के अराउंड उसका लॉस चल रहा है पोर्टफोलियो। तो अभी वो बोल रहा है यार क्या करूं, मैं बेच दूं सब। अभी अभी भी वो डिपेंडेंट है, मुझसे पूछ रहा है। मैंने बोला भाई तेरा पैसा, बेचना है नहीं बेचना है ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, बट इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बेच रहा हूँ, हाँ बेच रहा हूँ, मैं ये लॉस बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इस लॉस को कहाँ जाके कैसे रिकवर कर सकता हूँ। नॉलेज नहीं होगी, सीखा नहीं होगा तो कभी नहीं कर पाओगे। और फिर उसके जैसे ही लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट में ना पैसा वैसा नहीं बनता, सब नुकसान हो जाता है, बिकॉज उसको चाहिए जल्दी क्विक मनी। क्विक मनी बनानी है तो फिर पता नहीं कैसे बनती है, धीरे धीरे बनेगा पैसा। सो माई आइडियोलॉजी इज टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। And that is, there is a term, I mean the right term called for this strategy is called the diversification of your investment. And it is not the diversification of your investment, it is the diversification of your risk, and that is called, it is not the wealth management. I mean, I'm not saying that you said it wrong, but to my understanding it is like it is a risk management, how you manage the risk in the market. And that is where every instrument has to be used. If, I mean obviously इतना पैसा लगाना है तो मैं किसी एक जगह नहीं लगाऊंगा, right? So obviously I'll put it on stocks, on cryptos, on some, and I also need a protection of my money. So I'll also invest in FD. I'm not saying कि invest नहीं कर रहे। See, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन के डिटेल में फिर ग्रुप में डाल दूंगा कब कर रहे हैं। और अगर बीच पे कुछ आप लोग के हैं कुछ पॉइंट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो। कोई स्टॉक्स आपने खरीदे हैं और उसके एनालिसिस चाहिए आपको, ये स्टॉक कैसा चल रहा है, कैसा क्या है इसमें, अभी किस लेवल पे है, आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।